दोस्तों, आज मैं आपके सामने इसी साल रिलीज हुई धनुष की एक जबरदस्त मूवी को लेकर आया हूँ। कई लोगों ने इसे पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन मैंने इसकी सही क्वालिटी और सही वक्त आने का वेट किया। मूवी का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मूवी की शुरुआत होती है शिवपुरम नाम के गांव से, जहां एक इडली की दुकान थी। इस दुकान के मालिक का नाम था शिव केशव और उनके बेटे का नाम था मुरली। और अभी हम जो कहानी देख रहे हैं उसे हमें ये मुरली ही सुना रहा है। मुरली बताता है कि रोज सुबह 6 बजे तक इडली परोसनी होती है, जिसके लिए उसके पिता को तड़के 3 बजे ही उठना पड़ता है। साथ ही उसके पिता शिव केशव दुकान जाने की तैयारी ऐसे करते हैं मानो वो कोई मंदिर जा रहे हों। और इसी बीच जब एक दिन शिव केशव सुबह उठकर दुकान खोलने जा रहे होते हैं तो उनका बेटा मुरली उनके पीछे पीछे आ जाता है और दुकान पर जाने की जिद करने लगता है। लेकिन उसके पिता उसे मना करने की बजाय उसको अपने साथ चलने को कहते हैं। दरअसल ये दुकान ही उनकी जिंदगी है और इस दुकान में उनकी जान बसी है। हाँ, इतना ही नहीं, इस दुकान में मौजूद हर एक सामान उनके लिए भगवान की मूर्ति के बराबर है। अब मुरली जब अपने पिता को आटा पीसते हुए देखता है तो पूछता है, हम घर से आटा लेकर आए हैं ना, फिर आप और आटा क्यों गूंथ रहे हो? तो शिव केशव बताते हैं कि बेटा, घर के गूंथे हुए आटे से अभी इडली बनेगी और अभी की गुथाई से शाम को इडली बनेगी। आगे मुरली बताता है कि वो बचपन से अपने पिता को ओखली में आटा पीसते हुए देखते आ रहा है। उसके पिता बिना रुके 2 घंटे लगातार आटा पीसते रहते हैं। अब देखने में भले ही वो एक साधारण इडली सांभर की दुकान है, लेकिन इस दुकान की इडली और सांभर का स्वाद पूरे गाँव में मशहूर है। हर रोज कई लोग शिव केशव के हाथ की बनी इडली और सांभर खाने के लिए आते हैं। उनका एक बहुत ही अच्छा दोस्त अरुणेश्वर भी हर रोज सुबह यहाँ इडली खाने आता है और शिव केशव की तारीफ किए बिना नहीं जाता। असल में शिव केशव ने अपने बेटे को एक बात सिखाई थी, तुम जो भी काम करो उसे दिल से करो, चाहे वो इडली बनाना ही क्यों ना हो। फिर हम देखते हैं कि मुरली के पिता शिव केशव बचपन से महात्मा गांधी को बहुत मानते थे और हमेशा अहिंसा का प्रचार करते थे। उनके पिता एक क्रांतिकारी थे और वो ये बात सभी को गर्व से बताते थे। इधर मुरली बचपन से अपने पिता को इडली बनाते हुए देखते आ रहा था, इसीलिए वो कैटरिंग की पढ़ाई करता है और कैटरिंग फील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। फिर एक दिन वो एक ऑटोमेटिक ग्राइंडिंग मशीन लेकर आता है, जिसमें आटा रखते ही वो खुद ब खुद गुथ जाता था। अब मुरली उनसे कहता है कि पापा, हम ये मशीन ले लेते हैं, जिससे हमें घंटों गूंथने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन शिव केशव जब उस मशीन में आटा पीसकर इडली बनाकर खाते हैं तो उन्हें वो स्वाद नहीं मिलता जो उनके हाथ से गूंथे हुए आटे से बनती थी। इसलिए वो ये मशीन लेने से इनकार कर देते हैं। दोस्तों, भले ही शिव केशव के सपने छोटे थे, लेकिन मुरली के सपने बहुत बड़े थे। वो चाहता था कि हर जगह उसके पापा की इडली मशहूर हो जाए। इसलिए वो अपनी इडली की दुकान की फ्रेंचाइजी के लिए इन्वेस्टर्स ढूंढने लगता है। उसके पापा उसे फ्रेंचाइजी के लिए मना करते हैं, क्योंकि फ्रेंचाइजी में इडली उनके हाथों से नहीं बनेगी और लोगों को वो स्वाद अच्छा नहीं मिलेगा और उससे उनका नाम खराब होगा। लेकिन मुरली को कुछ बड़ा ही करना था, तो इसके लिए वो चेन्नई जाने के बारे में सोचता है। असल में वो नहीं चाहता था कि वो भी अपने पापा की तरह इसी गांव में आटा पीसता रहे, क्योंकि उसे दूसरों की तरह रईस इंसान बनना था। खैर, इसके बाद जब वो चेन्नई जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो जाने से पहले उसके पिता कहते हैं, चेन्नई पहुंचते ही अपनी इडली की दुकान मत भूल जाना। मैं रहूं या ना रहूं, मेरी आत्मा हमेशा यहीं रहेगी। फिर हम देखते हैं कि मुरली बस में बैठकर चेन्नई के लिए निकल पड़ता है। उस दिन मुरली ने अपने माँ बाप को ही नहीं छोड़ा था, बल्कि अपनी जन्मभूमि और पहचान को भी छोड़ दिया था। फिर चेन्नई जाकर उसने पढ़ाई की और वहीं काम करने लगा। वहां उसने कई लोगों से कनेक्शंस बनाए और फिर बैंकॉक चला गया। इसके बाद वहां वो AFC कंपनी में जॉब करने लगा, जो कि एक बर्गर बनाने की कंपनी थी। फिर एक दिन वो बर्गर बनाने वाले वर्कर्स को ठीक से काम करने के लिए कहता है, लेकिन तभी उसके पास एक फोन आता है जिसमें मीरा नाम की लड़की उसे अपने ऑफिस में बुलाती है और मुरली फौरन उसके ऑफिस में पहुंच जाता है। असल में मीरा के पापा विष्णुवर्धन AFC कंपनी के मालिक थे और ये मुरली की होने वाली बीवी थी। हमें पता चलता है कि 15 दिन बाद इन दोनों की शादी होने वाली थी और इसके लिए कल रात इन्होंने एक कॉकटेल पार्टी भी रखी है, जिसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन आने वाले हैं। यहाँ पर विष्णुवर्धन अपने होने वाले जमाई को सभी के साथ इंट्रोड्यूस करवाने वाले थे। पर यहाँ हम देख पाते हैं कि मुरली कहीं ना कहीं इस शादी से या जो कुछ उसके साथ चल रहा था उससे खुश नहीं था। शायद उसके अंदर कोई अधूरापन था।
खैर, तभी अचानक हम देखते हैं कि मुरली के होने वाले ससुर यानी विष्णुवर्धन के ऑफिस में कुछ पुलिस वाले आते हैं, जो अपने साथ अश्विन नाम के शख्स को भी लेकर आते हैं। दरअसल अश्विन विष्णुवर्धन का बिगड़ैल बेटा था, जो कि बहुत ही आलसी और इररिस्पॉन्सिबल था। आज वो इलीगल गैम्बलिंग करते हुए पकड़ा गया था, इसलिए पुलिस वाले उसको पकड़कर सीधा उसके पापा के पास ले आए थे। फिर वो वार्निंग देते हुए कहते हैं कि दोबारा ऐसी गलती हुई तो सीधा लॉकअप में डाल देंगे। इसके बाद अश्विन अपने पापा को बताता है कि मैं इलीगल गैम्बलिंग नहीं कर रहा था, बल्कि अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। लेकिन विष्णुवर्धन उसको डांटने की बजाय उसको ऐसी जगह पर खेलने को कहते हैं जहां पर गैम्बलिंग लीगल हो। हम देखते हैं कि वो हमेशा ही अश्विन की तुलना मुरली से किया करते थे, जो कहीं ना कहीं अश्विन को अखरता था। अब एक दिन मुरली अपनी माँ के पास फोन करता है, तो माँ उसका हालचाल पूछती है। फिर मुरली अपनी माँ को अपने पापा से बात करवाने को कहता है, जिसके बाद वो अपने पापा से बात करके उनको अपनी शादी में इनवाइट करता है। लेकिन शिवकेशव बस पकड़कर या जहाज में बैठकर विदेश जाना नहीं चाहते थे, इसलिए वो कहते हैं कि देखो बेटा, शादी अगर गांव में होती तो अलग बात थी, लेकिन विदेश में धूमधाम वाली शादी में जाऊंगा तो बेवजह तुम्हारी इंसल्ट हो जाएगी, इसलिए तुम्हें तुम्हारी शादी मुबारक, अपना ख्याल रखना। और ये कहकर वो फोन काट देते हैं। अब इस बात से मुरली बहुत ही दुखी हो जाता है, क्योंकि उसकी शादी में उसके माता पिता ही नहीं आने वाले थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि अश्विन बॉक्सिंग रिंग के अंदर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वहां पर मुरली भी आ जाता है। इसके बाद अश्विन मुरली को बॉक्सिंग का मुकाबला करने के लिए कहता है, क्योंकि वो अपने पिताजी का गुस्सा मुरली पर निकालना चाहता था। अब क्योंकि मुरली को बॉक्सिंग नहीं आती थी, इसलिए वो बुरी तरह मार खाता है। फिर बॉक्सिंग खत्म होने के बाद अश्विन मुरली को गाड़ी निकालने को कहता है और फिर दोनों ही एक गैराज में चले जाते हैं। दरअसल अश्विन को वहां पर किसी आदमी से पैसे वसूलने थे। फिर अश्विन वहां पहुंचकर उन लोगों से अपने पैसे मांगता है, लेकिन वो अश्विन को मारने की कोशिश करते हैं। ये देखकर अश्विन उनको बुरी तरह से पीटना शुरू कर देता है और देखते ही देखते अपनी गन निकालकर उनको मारने की धमकी देता है। लेकिन इतने में मुरली उसको ऐसा करने से रोक देता है। अब देखते ही देखते वो समय आ जाता है जब कॉकटेल पार्टी होने वाली थी। पार्टी में मौजूद सभी लोग डांस कर रहे थे, लेकिन मुरली अकेला ही खड़ा था। तभी मीरा उसका हाथ पकड़कर उसको नीचे लेकर आती है और फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर डांस करने लगते हैं। तभी पार्टी के दौरान अचानक से मुरली के पास उसकी माँ का फोन आता है और यहीं से असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि अभी तक जो कुछ भी चल रहा था वो बस शुरुआत थी। फिर जब मुरली अपनी माँ का फोन उठाता है तो शोर होने की वजह से उसको कुछ भी सुनाई नहीं देता। अब वो थोड़ा सा बाहर आता है और अपनी माँ से पूछता है, क्या हुआ, पापा शादी में आने के लिए राजी हुए या नहीं? लेकिन फिर उसकी माँ उसको बताती है कि तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब जैसे ही मुरली ये बात सुनता है तो उसका दिल और दिमाग एकदम से सुन्न पड़ जाता है। अब उसको अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए वापस घर जाना था, लेकिन तभी मीरा के पापा मुरली को समझाते हैं, देश के बड़े बड़े व्यापारियों को शादी का इनविटेशन जा चुका है, इसलिए तुम्हें कुछ भी करके शादी से पहले वापस जरूर आना पड़ेगा। अब मीरा खुद भी मुरली के साथ गांव जाना चाहती थी, लेकिन अपने काम की वजह से वो नहीं जा पाती, इसलिए वो रामराज सर को मुरली के साथ भेज देती है। फिर जल्दी ही मुरली फ्लाइट पकड़ के अपने गांव पहुंच जाता है। अब घर पहुंचने से पहले उसको रास्ते में अपने पापा की इडली की दुकान दिखाई देती है, जिसको देखकर उसको अपने पापा की बहुत याद आती है। फिर घर पहुंचते ही मुरली अपनी माँ के पास जाता है। उस समय वहां पर और भी लोग मौजूद थे, क्योंकि इडली की दुकान चलाते चलाते शिवकेशव का लोगों के साथ एक अलग ही रिश्ता जुड़ गया था, इसलिए गांव के कई सारे लोग मुरली के घर पर शोक मनाने के लिए आए थे। इसके बाद फिर दिन ढलने से पहले सारे गांव वाले मिलकर शिवकेशव के शव को लेकर जाते हैं और उनका अंतिम संस्कार करते हैं। लेकिन तभी उनको एक छोटी सी खुशखबरी भी सुनने को मिलती है कि शिवकेशव की गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया है। तभी गांव के सभी लोग ये मानने लगते हैं कि वो शिवकेशव ही है जिसने बछड़े के रूप में जन्म लिया है। अब सभी लोग उसका नाम शिवम रख देते हैं। लेकिन मुरली की माँ शिवकेशव के जाने से पूरी तरह से टूट चुकी थी। फिर हम देखते हैं कि उनकी पड़ोसन कल्याणी रात के समय मुरली के घर आती है और कहती है, घर का सारा काम मैं संभाल लूंगी। इस तरह अब कल्याणी खाना बनाकर अपने घर जाते वक्त मुरली को कहती है कि माँ को खाना खिलाकर उनको बीपी की दवा खिला देना, वरना उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी। लेकिन मुरली की माँ खाना ही नहीं चाहती थी, पर फिर भी मुरली जैसे तैसे उनको खाना खिला देता है। दूसरी तरफ रामराज, जो कि मुरली के साथ आया था, उसकी फैमिली भी पड़ोस वाले गांव में ही रहा करती थी और कई सालों से वो अपनी फैमिली से भी मिला नहीं था।
इसलिए वो मुरली से कहकर खुद भी अपनी फैमिली से मिलने के लिए चला जाता है। फिर रामराज को घर में देखकर उसका पूरा परिवार खुश हो जाता है। अब जैसे ही वो अपनी माँ के पास जाता है तो उसकी माँ उसको पहचान ही नहीं पाती। फिर उसकी वाइफ उसको बताती है, आपकी माँ की याददाश्त जा चुकी है, इसलिए वो आपको पहचान नहीं रही। तो ये बात सुनकर रामराज बहुत दुखी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मुरली के पास मीरा का फोन आता है और वो उसको शादी से पहले जल्दी से वापस आने के लिए कहती है। तभी मुरली की माँ भागते हुए वहां पर आती है और अपने साथ दुकान पर चलने को कहती है। फिर जब मुरली अपनी माँ को लेकर अपने पापा की दुकान पर जाता है तो उसकी माँ शिव केशव के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगती है। दरअसल ये वही जगह है जहाँ मुरली के माता पिता की शादी हुई थी और शादी के बाद दोनों बहुत ही खुश थे। और इसी दौरान शिव केशव ने अपनी माँ से इडली बनाना भी सीखा था। फिर शिव केशव ने खूब मेहनत की और अपनी मेहनत और लगन से इस दुकान को मशहूर कर दिया। इसके बाद मुरली अपनी माँ को लेकर घर वापस आ जाता है और दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। फिर अगली सुबह कल्याणी माँ को उठाने आती है, लेकिन बार बार उठाने पर भी वो नहीं उठती, यानी वो भी अब इस दुनिया से जा चुकी थी। अब ये सब देखकर मुरली को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि पहले उसके पापा और अब उसकी माँ दोनों ही इस दुनिया से चले गए और वो उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। हमेशा खुद ही बड़े सपने देखता रहा। अब जब मीरा को ये बात पता चलती है तो वो ये खबर अपने पिता को भी देती है। फिर विष्णुवर्धन भी ये बात सुनकर चौंक जाता है और आखिर में वो मीरा को दिलासा देता है कि तुम फिक्र मत करो, इससे तुम्हारी शादी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ मुरली अब पूरी तरह से अकेला पड़ चुका था और वो हर पल अपनी माँ और पापा को ही याद किया करता था। तभी अगले दिन जब मुरली शिवम के साथ खेल रहा था तो उसके पास मीरा का फोन आता है। वो कहती है, डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जब भी फ्री हो जाओ तो यहाँ पर आ जाना। अब इतने में कल्याणी भी घर पर खाना बनाकर वापस जाने लगती है। अब मुरली उसको थैंक यू कहता है। तभी कल्याणी कहती है, आपकी माँ ने ही मुझे कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। दूसरी तरफ मीरा रामराज के पास फोन करके मुरली को जल्दी से जल्दी वापस लाने को कहती है और बताती है कि शादी की तारीख नजदीक आ गई है, इसलिए कुछ भी करके मुरली को कन्वेंस करो और जल्दी से जल्दी यहाँ पर लेकर आओ। तभी हम देखते हैं कि रात को मुरली के पास मुन्ना नाम का आदमी आता है और वो उसको अपनी इडली की दुकान को बेचने के लिए कहता है, क्योंकि अब उनकी दुकान चलाने के लिए कोई भी नहीं था और मुरली भी अब सब कुछ छोड़कर बैंकॉक जाने वाला था। अब मुन्ना इस दुकान के लिए 7 लाख रुपए ऑफर करता है और मुरली मान जाता है। फिर मुन्ना उसको कल सुबह पंचायत के सामने पेपर्स पर साइन करने के लिए कहता है। इसके बाद जब ये बात कल्याणी को पता चलती है कि मुरली अपने पापा की दुकान बेच रहा है तो ये बात सुनकर कल्याणी को बहुत ही गुस्सा आता है। दूसरी तरफ मुरली जब अपने घर पर जा रहा था तो उसको मंदिर में अपने पापा नजर आते हैं और उनको देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है। उसको लग रहा था कि ये किसी तरह का संकेत है जो उसके पापा उसको देना चाहते हैं। फिर अगले दिन जब मुरली मुन्ना के पेपर्स पर साइन करने लगता है तो उसको कल रात वाली घटना याद आ जाती है और फिर वो साइन करने के लिए मना कर देता है। अब वो कहता है, मैं अपने पापा की दुकान नहीं बेचूंगा। जिसके बाद मुन्ना इस बात पर भड़क जाता है और मुरली का कॉलर पकड़कर कहता है, तूने मुझे पागल समझा है? पहले डील कर ली और अब कहता है कि मैं ये दुकान नहीं बेचूंगा। यहाँ कोई मजाक चल रहा है क्या? लेकिन मुरली उसको कुछ भी नहीं कहता और शांति से वहां से निकल जाता है। फिर जब मुरली घर आता है तो कल्याणी गुस्से में घर के बर्तनों को इधर उधर फेंकने लगती है, क्योंकि कल्याणी को लग रहा था कि मुरली ने अपने पिता की दुकान मुन्ना को बेच दी। फिर कल्याणी मुन्ना के बारे में बताते हुए कहती है, उस आदमी को सिर्फ मीठा बोलना आता है और हकीकत में वो एक कमीना आदमी है जो हमेशा ही मेरे पीछे पड़ा रहता है। वो पहले भी तुम्हारे पिता की दुकान बंद करवाने की कोशिश कर चुका है और जब वो इस काम में नाकामयाब रहा तो उसने तुम्हारे पिता की दुकान के सामने ही खुद का ढाबा खोल लिया, लेकिन तुम्हारे पिता की इडली के सामने उसका ढाबा फीका पड़ गया, इसलिए अब वो तुम्हारे पिता की दुकान को खरीदना चाहता था। फिर मुरली उसको बताता है कि मैंने मुन्ना को दुकान नहीं बेची और ये बात सुनकर कल्याणी बहुत ही खुश हो जाती है। अब दूसरी तरफ विष्णुवर्धन मीरा को कहता है, मुन्ना से बात करके उसको जल्दी यहाँ पर आने के लिए कहो, क्योंकि अगर कल शादी नहीं हुई तो जितने भी यहाँ पर बड़े बड़े गेस्ट आने वाले हैं उनको लगेगा कि मुरली के माता पिता के मरने वाली बात झूठ है और जरूर तुम में ही कोई खोट होगी और इसी वजह से मुरली शादी किए बिना यहाँ से भाग गया और अगर ऐसा हुआ तो मेरा नाम खराब हो जाएगा। इसके बाद मीरा फौरन रामराज को फोन करती है और पूछती है, मुरली कब आएगा? मुरली की दुकान बिकी या फिर नहीं? तो रामराज बताता है कि मुरली ने दुकान बेचने से मना कर दिया। अब ये बात सुनकर मीरा मुरली को कॉल करती है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है,
तुमने मुन्ना को दुकान क्यों नहीं बेची? और जल्दी बताओ तुम यहाँ पर कब आ रहे हो, क्योंकि कल हमारी शादी की तारीख है। फिर मुरली मीरा से शादी को 6-7 महीने के लिए टालने को कहता है और ये बात सुनकर मीरा और ज्यादा भड़क जाती है। इसके बाद वो मुरली को डांटने लगती है और इस बीच वो मुरली के पापा की दुकान के बारे में ना जाने क्या क्या कहने लगती है। फिर मुरली को भी गुस्सा आ जाता है और वो मीरा को डांट देता है। उधर अब मुरली को ऐसा करते हुए अश्विन सुन लेता है, जो मुरली को उसकी औकात याद दिलाने लगता है। लेकिन अश्विन की बातें मुरली के दिल पर लग जाती है, इसलिए वो शादी के लिए साफ साफ इनकार कर देता है। अब जब ये बात कल्याणी को पता चलती है तो वो भी खुश हो जाती है। फिर मुरली अपने पिता की तस्वीर के सामने एक दीपक जलाता है और अपने पापा की दुकान फिर से चालू करने के बारे में सोचता है, ताकि उसके पापा की आत्मा को शांति मिले। फिर मुरली रामराज से कहता है, आपको वापस जाना है तो जाइए, मैं अपने गांव और अपने पिता की दुकान को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन अब रामराज भी जाने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसको भी यहीं पर रहकर अपने परिवार की देखभाल करनी थी। फिर एक दिन मुरली जब कल्याणी के साथ मिलकर शिवम को पकड़ने की कोशिश कर रहा था तो शिवम उसके पास आता ही नहीं। अब मुरली कल्याणी से पूछता है, ये मेरे पास आ क्यों नहीं रहा? तो कल्याणी कहती है, शायद ये तुमसे खुश नहीं है, और जिस दिन ये तुमसे खुश होगा तुम्हारे पास खुद ब खुद चला आएगा। अब अगले दिन जब मुरली और रामराज एक साथ थे तो रामराज उससे कल्याणी के बारे में पूछता है, ये लड़की कौन है? तो मुरली बताता है, ये मेरे बचपन की दोस्त है, हम दोनों एक दूसरे के साथ खेलकर ही बड़े हुए हैं, और फिर मैं बाहर चला गया, लेकिन कल्याणी यहीं मेरी फैमिली के पास रहने लगी। कल्याणी का घर मेरे घर के पास में ही है, इसलिए जब वो चाहे मेरे घर पर चली आती है। उसके घर पर सिर्फ 2 लोग ही रहते हैं, कल्याणी और उसकी माँ। अब जल्दी ही मुरली कल्याणी के साथ मार्केट जाकर सब्जियां खरीद कर लाता है और अगले दिन सुबह 3 बजे उठकर उसके पापा की तरह इडली सांभर बनाने के लिए दुकान पर चला जाता है। फिर मुरली ओखली में आटा पीसना चालू करता है, लेकिन मात्र 5 मिनट में ही उसकी हालत खराब हो जाती है। वो सोचता है, पता नहीं मेरे पापा 2 घंटे तक आटा कैसे पीसा करते थे। फिर ओखली में आटा पीसते पीसते मुरली बहुत ही थक जाता है, जिसके बाद कल्याणी वहां पर आती है और आटा पीसने में मुरली की हेल्प करती है। लेकिन वो भी कुछ देर आटा पीसने के बाद थक जाती है। अब देर से ही सही, लेकिन वो दोनों मिल बांटकर इडली सांभर बना लेते हैं। इसके बाद सुबह सुबह शिवकेशव का दोस्त वहां पर आकर मुरली की बनाई हुई इडली टेस्ट करता है और बताता है, बेटा तुम्हारी इडली शिवकेशव की इडली की तरह नहीं बन पाई, क्योंकि शिवकेशव के हाथों में जादू था। ये बात सुनकर मुरली उदास हो जाता है कि आखिर वो अपने पापा की तरह इडली क्यों नहीं बना पा रहा। फिर अगले दिन सुबह वो फिर से 3 बजे उठकर इडली बनाने के लिए दुकान पर चला आता है। आज फिर से कल्याणी और मुरली दोनों मिलकर इडली बनाते हैं, लेकिन कल की तरह आज फिर से शिवकेशव के दोस्त को मुरली की इडलियों में स्वाद नहीं आता। अब मुरली हर रोज अपने पापा की दुकान पर जाया करता था और मन से इडली बनाया करता था, लेकिन हर बार उसकी इडली उसके पापा की तरह स्वादिष्ट नहीं बन पाती। तभी एक दिन मुन्ना कल्याणी का पीछा करने लगता है और कहता है, आजकल तुम मुरली के साथ कुछ ज्यादा ही रहने लगी हो, ऐसा क्या है उसमें? इस तरह मुन्ना उसको छेड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कल्याणी वहां से चुपचाप चली जाती है। फिर जब वो घर पहुंचती है तो उसकी माँ उसको डांटती है, क्योंकि वो आजकल मुरली के साथ कुछ ज्यादा ही रहने लगी है, इसलिए लोग आजकल तरह तरह की बातें बनाने लगे हैं। लेकिन इस बात से कल्याणी को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वो हर रोज की तरह मुरली की दुकान पर जाकर उसकी हेल्प किया करती थी और रामराज भी इस सब में उसके साथ था। लेकिन इतनी कोशिश करने के बाद भी शिवकेशव जैसा स्वाद नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ मुन्ना की पराठे की दुकान हमेशा लोगों से खचाखच भरी रहती थी। फिर एक दिन ऐसा आता है जब मुरली की दुकान पर एक भी आदमी इडली खाने के लिए नहीं आता। यहाँ तक कि शिवकेशव का दोस्त जो हर रोज वहाँ पर इडली खाने के लिए आया करता था, आज तो वो भी नहीं आया। फिर मौका मिलते ही मुन्ना मुरली के पास आता है और कहता है, मैंने पहले ही कहा था कि दुकान बेच देने में ही भलाई है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब देखो, एक भी आदमी तुम्हारी दुकान पर नहीं आता। ऐसी घटिया इडली बनाकर तुमने अपने पापा का नाम मिट्टी में मिला दिया। और ऐसा कहकर मुन्ना मुरली को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। इसके बाद मुरली अपने कुल देवता के मंदिर में जाता है, जहां बचपन में उसके पिता उसको लेकर जाया करते थे। अब कुल देवता से हाथ जोड़कर वो प्रार्थना करता है, बाबा मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा लगता है कि मैं कहीं भटक गया हूँ। आप मेरे कुल देवता हो, इसलिए इडली की दुकान चलाने में आप मेरी मदद करिए और मुझे सही रास्ता दिखाइए। वहीं दूसरी तरफ अश्विन अपने पापा को भड़का रहा होता है कि मुरली की इतनी औकात कि वो मेरी बहन से शादी करने के लिए मना कर दे। हमारे पास पावर है, पैसा है, लोग हैं, पुलिस है,
अब देखता हूँ उसको बचाने के लिए कौन आएगा। आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं उसको अभी पकड़कर लाता हूँ। तभी रात को जब मुरली सो रहा था तो उसके सपने में उसके पापा शिवकेशव आते हैं और बताते हैं कि उन्होंने अपनी दादी से इडली और सांभर बनाना सीखा था, इसलिए तू भी हार मत मान और फिर से कोशिश कर, देखना एक ना एक दिन तू जरूर कामयाब होगा। और ये बात सुनते ही मुरली जाग जाता है। फिर वो देखता है कि शिवम उसके सामने ही खड़ा है और ये देखकर मुरली को यकीन हो जाता है कि उसके पापा उसको राह दिखाना चाहते हैं। अब सुबह वो जल्दी उठकर बिल्कुल अपने पापा की तरह पूजा पाठ करके उन्हीं के जैसे तैयार होकर दुकान पर जाता है, जहाँ कल्याणी और रामराज पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। वो दोनों मुरली को देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर मुरली बिना किसी की हेल्प के सारी इडली खुद ही तैयार करता है। अब थोड़ी ही देर बाद शिव केशव का दोस्त वहाँ पर आ जाता है और आज जब वो इडली का स्वाद चखता है तो इडली खाते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि इस बार इडली बिल्कुल शिव केशव की तरह ही मजेदार बनी थी। ये देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और मुरली भी मुस्कुराने लगता है। लेकिन तभी बाहर से गाड़ी की आवाज आती है और जब वो बाहर जाकर देखता है तो बाहर अश्विन खड़ा था। अब वो मुरली को बैंकॉक चलने के लिए कहता है, लेकिन मुरली बैंकॉक जाने से मना कर देता है। फिर अश्विन गुस्से में आकर मुरली को मारने लगता है और उसके पापा की दुकान के बोर्ड को भी उखाड़ देता है। ये देखकर मुरली को बहुत ही गुस्सा आता है और अब वो अश्विन को बहुत बुरी तरह से मारता है। फिर अश्विन को ज्यादा चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो जाता है, जिसके बाद उसके आदमी उसको जल्दी से गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अब ये सब करके मुरली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके पापा ने उसको सत्य और अहिंसा के बारे में ही सिखाया था। अब अपने बेटे को संभालने के लिए मीरा और उसके पापा विष्णुवर्धन दोनों ही बैंकॉक से इंडिया आते हैं और बड़े बड़े डॉक्टर्स से उसका इलाज करवाते हैं। लेकिन बाहर जाते समय उनकी मुलाकात मुरली से हो जाती है। मुरली कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन विष्णुवर्धन कहता है, मैंने आज तक कभी भी अपने बेटे को हाथ तक नहीं लगाया और तुमने उसकी टांग तोड़ दी। अब यहाँ से तुम कहीं दूर चले जाओ, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ये सब बातें सुनने के बाद भी मुरली बिल्कुल शांत रहता है। अब जैसे जैसे समय बीतता है मुरली की दुकान पहले की तरह ही चलने लगती है। हर रोज बहुत सारे लोग आकर उसकी इडली का आनंद लेते थे और उसकी इडली की बहुत तारीफ भी किया करते थे। अब सब कुछ एकदम सही चल रहा था। लेकिन एक दिन जब मुरली कल्याणी के साथ था तो कल्याणी पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर मुरली कहता है, यहाँ पर बैठने से मुझे सुकून मिलता है। पहले मुझे गाड़ी, बंगला, बहुत सारा पैसा चाहिए था, लेकिन अब मैं यहाँ पर गांव वालों के साथ रहकर बहुत खुश हूँ। अब कल्याणी उसको एक चेन दिखाती है जो मुरली ने उसको 9वीं क्लास में दी थी और इस चेन को कल्याणी ने आज तक संभाल कर रखा हुआ था। उधर दूसरी तरफ अश्विन भी अब धीरे धीरे ठीक हो जाता है और अब वो मुरली से बदला लेने के बारे में सोचता है। इस बीच मुरली जब रात को घर पर जा रहा होता है तो उसको कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिसके बाद वो फौरन रामराज को कॉल करके गांव वालों को साथ लेकर अपने इलाके में आने के लिए कहता है। जिसके बाद वो फौरन रामराज को कॉल करके गांव वालों को साथ लेकर अपने इलाके में आने के लिए कहता है। तभी अश्विन अपने साथियों के साथ मुरली के सामने आकर खड़ा हो जाता है और मुरली को पीटने लगता है। लेकिन इस बार मुरली कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि वो अपने पिता के सिद्धांतों के कारण चुप था। फिर अश्विन मुरली को मार मार कर उसको अपने साथ ले जाता है, पर तभी वहां पर गांव वाले भी आ जाते हैं और मुरली को ढूंढने लगते हैं। लेकिन मुरली तो उनको कहीं नहीं मिलता। अब वहां पर पड़ा हुआ खून देखकर रामराज समझ जाता है कि जरूर मुरली के साथ कुछ गलत हुआ है। दरअसल अश्विन मुरली को अपने फार्म हाउस में लेकर आया था। अब विष्णुवर्धन मुरली को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन अश्विन का बदला पूरा नहीं हुआ था। हालांकि मुरली ने पहले से ही हार मान ली थी, लेकिन अश्विन अपनी गन निकालकर मुरली पर चला देता है। फिर विष्णुवर्धन के लोग मुरली को ठिकाने लगाने के लिए ले जाने लगते हैं और उनको ऐसा करते हुए गांव वालों का एक आदमी देख लेता है। इसके बाद वो जल्दी से पुलिस स्टेशन में जाकर उनको सारी बात बता देता है। अब जब ये बात गांव वालों को पता चलती है तो वो विष्णुवर्धन के फार्म हाउस की तरफ चल देते हैं। इस बीच जब रामराज को पता चलता है कि मीरा मंदिर में गई है तो वो सबको बहला फुसलाकर घर पर बुलाता है और तब तक रोक कर रखता है जब तक कि मुरली को होश नहीं आ जाता। अब तक गांव वाले भी विष्णुवर्धन के लोगों का पीछा करते हुए मुरली को जंगल में ढूंढने पहुंच जाते हैं और जैसे ही उनको मुरली मिलता है वो जल्दी से उसको हॉस्पिटल में पहुंचा देते हैं। फिर वो लोग विष्णुवर्धन के फार्म हाउस को घेर लेते हैं ताकि वो कहीं भी भाग ना पाए। इसके बाद गांव के मुखिया पुलिस वाले को साथ लेकर हॉस्पिटल में जाते हैं ताकि मुरली का बयान लिया जा सके। उधर मुरली को अब होश आ चुका था और वो पहले से बेहतर महसूस कर रहा था।
फिर जल्द ही ये खबर गांव वालों के पास भी पहुंच जाती है कि मुरली मरा नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो ये सुनकर वो लोग विष्णुवर्धन को बख्श देते हैं, क्योंकि अगर मुरली मारा जाता तो ये लोग विष्णुवर्धन के पूरे परिवार को खत्म कर देते। अब तक दूसरी तरफ रामराज भी मीरा को छोड़ देता है, लेकिन अश्विन तो अभी भी सुधरा नहीं था, क्योंकि वो अभी भी मुरली को मारने के बारे में ही सोच रहा था। फिर जब मुरली को हॉस्पिटल से छुट्टी मिलती है तो उसको देखकर सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं। अब वो कल्याणी के साथ घर पर वापस आता ही है कि तभी कल्याणी की माँ वहां पर आ जाती है और कल्याणी को डांटने लगती है। अब ये सब देखकर मुरली कहता है, अगर आप राजी हो तो मैं कल्याणी से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन कल्याणी की माँ इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी, इसलिए वो कल्याणी को अपने साथ ले जाती है। पर थोड़ी दूर जाकर वो कल्याणी का हाथ छोड़ देती है, क्योंकि वो भी चाहती थी कि कल्याणी और मुरली दोनों शादी कर लें। उस तरफ मुरली दरवाजे की तरफ ही देख रहा था, क्योंकि उसको पूरा विश्वास था कि कल्याणी जरूर आएगी। फिर कल्याणी वहां पर आकर उसके सामने ही बैठ जाती है और मुरली उसकी गोद में सो जाता है। अब वो दोनों मिलकर फिर से दुकान चलाने लगते हैं। इस बीच एक दिन मीरा मुरली से मिलने के लिए आती है और उससे ये जानने की कोशिश करती है कि उस दिन उस पर गोली किसने चलाई थी, लेकिन मुरली उसको कुछ भी नहीं बताता। फिर मीरा कहती है, अगर तुमने उस दिन शादी करने से इनकार नहीं किया होता तो ये इतना बड़ा हंगामा नहीं होता। अब मुरली उसको जवाब देता है, अगर ऐसा होता कि मेरे पापा के बदले तुम्हारे पापा मर जाते तो क्या तुम तब भी इस स्टेटस, इज्जत और सोशल मीडिया के बारे में सोचती? उस समय तुम अपने पापा की मौत का दुख मनाती या फिर शादी करती? दूसरी तरफ अश्विन अभी भी गुस्से में था, क्योंकि वो मुरली से जीतना चाहता था। लेकिन इंसान तभी जीत सकता है जब दो पक्षों में लड़ाई हो, जबकि मुरली तो बिल्कुल भी लड़ाई नहीं कर रहा था। तभी विष्णुवर्धन एक पुलिस वाले को बुलाता है और उसको कुछ पैसे देते हुए कहता है कि जहां पर भी मुरली की दुकान बनी है वो जमीन मुझे चाहिए। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मुन्ना कल्याणी के घर पर उसका हाथ मांगने के लिए आता है, लेकिन उसकी माँ उसको बुरी तरह से डांट कर भगा देती है और कहती है कि मैं अपनी बेटी की शादी मुरली से करवाऊंगी। अब इतने में वो पुलिस वाला भी अश्विन के पास आता है और कहता है, मुरली के पास उसके दुकान के सारे कागजात मौजूद हैं, इसलिए मैं आपका काम पूरा नहीं कर सकता। फिर गुस्से में आकर अश्विन उसका कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन जब उसको एहसास होता है कि उसने एक पुलिस वाले की वर्दी पर हाथ डाला है तो वो उसको छोड़ देता है। इसके बाद जब वो पुलिस वाला बाहर जाता है तो एक कांस्टेबल पूछता है, आपने मुरली का साथ क्यों दिया? फिर वो बताता है, बचपन में जब मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे तो मुरली के पापा मुझे फ्री में इडली खिला दिया करते थे। दरअसल जब विष्णुवर्धन ने उस पुलिस वाले को पैसे दिए तो उसने उन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके मुरली के दुकान के पेपर्स बनवा दिए, ताकि उसको इस दुकान से कोई भी उठा ना पाए। तभी जब मुन्ना दारू पीकर मुरली को मारने के लिए उसके घर पर आता है तो मुरली उसको वहां पर मिलता ही नहीं। इसके बाद वो मुन्ना शिवम के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ऐन मौके पर मुरली वहां पर आ जाता है और उसकी जमकर पिटाई करता है। लेकिन इतने में ही मुन्ना के आदमी वहां पर आ जाते हैं और मुरली को मारने लगते हैं। दूसरी तरफ अश्विन भी अपने पापा को बैंकॉक चलने के लिए कहता है, तो ये बात सुनकर विष्णुवर्धन बहुत ही खुश हो जाता है और वापस जाने की तैयारी करने लगता है। लेकिन अश्विन जाने से पहले अपना बदला लेने के लिए मुरली की दुकान पर आग लगाने के लिए जाता है। लेकिन रामराज जब उसको ऐसा करते हुए देखता है तो वो उसको रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकता। फिर जब मुरली को इस बात का पता चलता है कि अश्विन ने उसकी दुकान में आग लगा दी है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब रामराज भी मीरा को फोन करके उसके भाई के कारनामों के बारे में बता देता है, जिसके बाद ये बात सुनकर मीरा अश्विन को मारने लगती है। अब मीरा कहती है, उस दिन जरूर तुमने ही गोली चलाई होगी, और फिर वो गुस्से में अपनी बंदूक निकालकर खुद के सर पर तान देती है। लेकिन अश्विन कहता है, मरना है तो मर जाओ, मुझे धमकी किस बात की देती हो? और ये जो कुछ भी हो रहा है ना, वो तुम्हारे प्यार की वजह से ही हो रहा है। लेकिन तभी विष्णुवर्धन को गुस्सा आ जाता है और वो अश्विन के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर देता है। वो कहता है, शायद मुझे ये पहले ही कर देना चाहिए था। उधर इस समय मुरली अपनी जली हुई दुकान को देखकर अपने माता पिता को याद कर रहा होता है कि उन्होंने कितनी मेहनत करके इस दुकान को बनाया था। लेकिन फिर अगले ही दिन मुरली कल्याणी के साथ मिलकर उस दुकान को दोबारा से बनाने की कोशिश करता है और जल्द ही वो अपना ये काम पूरा कर लेते हैं। अब उसकी ये खोई हुई खुशियां दोबारा से लौट आती हैं। फिर विष्णुवर्धन मीरा और अश्विन को साथ लेकर मुरली की दुकान के पास आता है, जहां अश्विन मुरली से माफी मांगता है। यहाँ मुरली उनको माफ कर देता है और अपनी इडली खाने के लिए कहता है। लेकिन वो लोग मुरली को अश्विन को उसकी गलती की सजा देने के लिए कहते हैं,
जिसके बाद मुरली सजा के तौर पर उसको आटा पीसने के लिए कहता है। और जब अश्विन आटा पीसने लगता है तो कुछ ही देर में उसकी सांसें फूलने लगती हैं और ये सब देखकर सब लोग हंसने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। लेकिन अगर आप नए हैं तो देर किस बात की, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली ऐसी ही वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।